हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ आपके सामने एक और मजेदार सी सीरीज के साथ जिसका नाम है नीड रोमांस एंड यू। ये कहानी है फान और ईमा की, जहाँ फान एक कार एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी खो देता है, जिसकी वजह से उसे ईमा के घर में रहना पड़ा। अब ईमा को उस पर इतने सारे पैसे लगाने पड़ रहे थे, तो ये उसे अच्छा थोड़ी ना लगता। इसीलिए वो उसे टॉर्चर करते हुए कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरा एक एक रुपया वापस नहीं कर देते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पर जब फान की मेमोरी वापस आई तो हमें पता चला कि वो एक बिलियनर सीईओ है, ईमा का बॉस। तो गाइज, बाकी की स्टोरी जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईमा ने किसी को अपनी गाड़ी से मार दिया था, जिस पर वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उसे डांटने लगे कि तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता क्या? देखो अब तुम इस लड़के की जान ले लेती। ईमा बोली कि मैं तो इतना स्लोली ड्राइव कर रही थी, बिल्कुल ही टर्टर की तरह, तो मैं इसकी जान कैसे लेती? और तुम यहाँ पर बैठे बैठे प्रिटेंड क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। फिर जब उसने देखा कि इसे तो वाकई ही चोट लगी है, तो मजबूरन भी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि कार एक्सीडेंट की वजह से इसकी मेमोरी टेम्परेरी तौर पर खो चुकी है। इस बात से ईमा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन पर मुझे कितने सारे पैसे खर्च करने पड़े, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? फान तो मजे मजे से स्माइल देने लगा। ईमा उसका गाल पुल करते हुए बोली कि तुम हंस क्यों रहे हो स्टूपिड इंसान, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते तब तक तुम मेरे घर में रहोगे। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाने लगी और यहाँ लाकर वो हर चीज पर टैक्स लगा देती है, यानी कि वो ईमा के घर में जो चीज भी यूज करेगा इसके पैसे उसे बाद में देने पड़ेंगे। फान चीखने लगता है, बताया कि मुझे कोल्ड हो गया, क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन नहीं ला सकती? तो ईमा उस पर चिल्लाने लगी कि बड़े आए तुम अमीरजादे, खाने के पैसे है नहीं तुम्हारे पास और तुम मेडिसिन मांग रहे हो। नेक्स्ट सीन में वो फान को रेडी करके उसे डिलीवरी के लिए भेजती है, ये कहकर कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हें घर में खाना भी नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट खाना खाते हुए फान ने टीवी पर जिंगर बर्गर देख लिया और वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि ये लो मेरे पैसे, मुझे इस तरह का बर्गर चाहिए। ईमा मजे से पैसे अपने पास रखकर उसे अपने हाथों से जिंगर बर्गर बनाकर देती है ताकि वो पैसों को बचा सके। ये लो क्वालिटी वाला बर्गर देखकर फान उसे फेंक देता है कि मेरी मेमोरी लॉस हुई है, मैं कोई बच्चा तो नहीं। ईमा उसे एक थप्पड़ मार देती है कि फूड को वेस्ट करना किससे सीखा तुमने? देखो तुमने कितना गंद मचा दिया है। सर पर थप्पड़ खाने की वजह से फान की मेमोरी वापस आई और हमें देखने को मिला कि वो इस सिटी का बिलियनर बिजनेसमैन है, जो एक ही नजर में अपने आदमियों के बीच में ट्रिएटर को भी पहचान लेता और उसी वक्त उसे फायर कर देता। असल में उसी ट्रिएटर ने ही फान को सर पर मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई, मगर अब उसे सब कुछ याद आ चुका। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसका असिस्टेंट उसे देखकर कहने लगा कि फाइनली बॉस आप वापस आ गए हो। मैं जानता हूँ कि आपकी मेमोरी चली जाने के बाद उस लालची औरत ने आपको कितना बुली किया होगा। फान बोला कि बस करो, वो इतनी भी बुरी नहीं, उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि जब उसे फ्लू हो गया था तो ईमा उसके लिए मेडिसिन बनाकर लाती है और जबरदस्ती पिलाने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मम्मी अपने बच्चों को पिलाती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे शॉपिंग मार्केट ले आती है और कहती है कि तुमने अपनी शर्ट देखी है, कितनी पतली है, अगर तुम्हें ठंड नहीं लगे तो फिर और क्या हो, अब अंदर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वेटर दिलाती हूँ। फिर उसने फान के लिए एक प्यारा सा स्वेटर पसंद किया, जिस पर फान कहने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ले दूंगी। उसे ट्राई करने के लिए भेज देती है और जब वो पहन कर आया तो इसमें ईमा को वो काफी ज्यादा हैंडसम लगा। इवन के ईमा ने उसे डिलीवरी के लिए भी इसलिए भेजा था बिकॉज कम से कम उसे रास्तों की पहचान तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो उसका पीछा भी करती रही ताकि वो कहीं घर का रास्ता ना भूल जाए, वरना तो पता नहीं कहाँ भटकता फिरेगा। फिर जब वो डिलीवरी के पैसे घर ले आया तो ईमा ने उसे ले लिए थे, ये कह करके ये वो पैसे हैं जो मेरा तुम पर उधार था, पर असल में वो चोरी छुपे ये पैसे फान के लिए ही जमा कर रही थी। खैर अब प्रेजेंट में तो फान अपने घर पहुंच आया। उधर ईमा जब घर वापस आती है तो वो फान को इधर उधर आवाजें लगा रही थी, मगर वो घर में नहीं मिला। फान ने जाते जाते एक नोट लिखा था कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, इतनी दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ईमा बोली कि तुम्हें मुझे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था,
मैं तुम्हारे लिए जिंगर बर्गर लेकर आई थी। खैर अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई और तुम अपने घर जा पाए। नेक्स्ट सीन में ईमा को एक बहुत बड़ी कंपनी PDA से कॉल आती है जिसने इसे जॉब ऑफर की, मगर ईमा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहती है कि सच सच बताओ, तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? भला इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों हायर करने लगी? दूसरी तरफ फान, जिसे बोर्ड ने PDA कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया है, उसी ने ही ईमा को कॉल करवाई। असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमने उसे जॉब तो ऑफर कर दी, पर सच बताऊं तो उसकी एजुकेशन इतनी नहीं कि उसे यहाँ जॉब मिल सके। फान बोला कि अगर वो प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाए तो फिर उसे यहाँ पर जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ईमा ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उसकी एक कुलीग लिंजी उसे कहती है कि जाओ नीचे से मेरे लिए कॉफी बाय करके लाओ। ईमा ने उसे बताया भी कि मैं बिजी हूँ, पर वो बोली कि ऐसा भी क्या बिजी होना, तुम यहाँ इंटर्नी हो और इंटर्नी का और काम ही क्या होता है। दूसरी तरफ फान ने एक एम्प्लॉय का रूप धार लिया था, तो उसका असिस्टेंट पूछने लगा कि मैं जानता हूँ आप कंपनी का विजिट करने के लिए आए हो, पर ऐसे एम्प्लॉय बनकर जाने की क्या जरूरत। तभी ईमा भी बाहर आती है जिसने उसे देख लिया था और बहुत खुश होकर पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फान बोला कि मैं इस कंपनी में इंटर्नशिप करने वाला हूँ, तो ईमा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ लिंजी फान को देखकर उसे कहती है कि जाओ नीचे से मेरे लिए लंच ले आओ, मैं बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। फान तो ऐसा करने ही वाला था, मगर ईमा आते हुए बोली कि नहीं, वो तुम्हारे लिए पैसों के बगैर लंच नहीं लेकर आएगा। पिछली बार तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया था, तुमने उसके पैसे भी इसे ट्रांसफर नहीं किए। लिंजी बोली कि वो पैसे तो बहुत थोड़े थे, मैं वो पैसे इसे नहीं देने वाली। ईमा फान का फोन लेकर उसे कहती है कि सारे के सारे पैसे ट्रांसफर करो, उसके बाद ही ये तुम्हारे लिए लंच लेकर आएगा। अब ना चाहते हुए भी लिंजी को पैसे देने पड़े और उसने इस तरह फान को प्रोटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में लंच के टाइम पर जब फान ने अपना लंच ओपन करके देखा तो वो एक चाइनीज मेडिसिन थी जो उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ईमा बोली कि वैसे तो तुम्हारी हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, पर चलो इस बार मैं तुम्हें अपना लेग पीस दे देती हूँ। अब चाहे वो मेडिसिन तो ईमा को भी पसंद नहीं, मगर वो उसे खाने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी नाक से खून आने लगा। फान ने उसे जल्दी जल्दी से टिश्यू पकड़ा दिया। दूसरी तरफ से लिंजी आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। ये कह करके डायरेक्टर ने तुम्हें ये रिसर्च डाटा कल तक कंप्लीट करने को कहा है। कल तक इतना सारा रिसर्च डाटा कंप्लीट करना कोई आसान काम तो नहीं था, मगर खैर वो दोनों ही इस कोशिश में लग जाते हैं ताकि कल तक ये काम पूरा हो सके। डाटा लेने के बाद दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। एक कॉफी शॉप में आकर बैठते हैं जहां ईमा मिल्क टी ऑर्डर करवाना चाह रही थी। फान बोला कि मैंने तो कभी भी मिल्क टी नहीं पी। ईमा दिल ही दिल में सोचती है कि ये बेचारा तो इतना ज्यादा गरीब है कि ये मिल्क टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो फान से कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा दूंगी, तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए। नेक्स्ट सीन में 2001 की सिर्फ एक ही मिल्क टी आ सकी थी, तो ईमा बोली कि कोई बात नहीं, ये एक्सपेंसिव तो बहुत है, लेकिन हम इसी से गुजारा कर लेंगे। दोनों ही उसमें स्ट्रॉ डालकर उसे पीने लगते हैं। ईमा को तो ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगा, लेकिन फान को बहुत क्यूट लगता है। आफ्टर दैट उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि मैं इस मिल्क टी शॉप को खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं इसके प्राइसेस कम कर सकूं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड और लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईमा और फान दोनों स्टोर रूम में कुछ काम करने के लिए आए थे, मगर जब वो दोनों जाते हैं तो उन्होंने देखा कि डोर बाहर से लॉक हो चुका है। ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि लिंजी का था। उधर फान किसी को कॉल मिलाकर हेल्प के लिए बुलाना चाह रहा था, मगर सिग्नल इश्यूज की वजह से वो कॉल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ टेम्परेचर लो होने की वजह से ईमा को भी ठंड लगने लगी थी, तो ये देखकर फान ने उसे अपनी जैकेट पहना दी। वो कहता है कि मेरी जैकेट काफी ज्यादा गर्म है, आखिर तुमने मुझे इतने अच्छे ब्रांड की जो लेकर दी थी। ईमा बोली कि चलो अब मैं जल्दी से रिसर्च डाटा की रिपोर्ट बना देती हूँ ताकि कल तक सबमिट करवा सकूं। रिपोर्ट को बनाते बनाते वो वहीं पर सो जाती है, तो फान उसके हाथ से लैपटॉप लेकर उसका बाकी का काम करने लगा। दोनों ही यहाँ पर सो गए थे। सुबह जब गार्ड ने डोर ओपन किया तो वो भी इन दोनों को अंदर देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ ईमा का ही वेट किया जा रहा था ताकि वो रिसर्च रिपोर्ट को सबमिट करवा सके। लिंजी ने जब रिपोर्ट ओपन करके देखी तो वो कहती है कि ये तो
वही रिपोर्ट है जो मैंने तुम्हें दी थी, इसमें तो तुमने खुद से कोई भी काम नहीं किया। ईमा बोली कि तुम्हारी दी हुई रिपोर्ट गलत थी, ये सारा का सारा डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया। मगर लिंजी तो ये सब कुछ जानबूझकर करती है। वो मिस्टर ज़ैंग से कहने लगी कि ईमा अपने काम के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं, ऐसे लोगों को तो एट अ मोमेंट फायर कर देना चाहिए। जिसके बाद ज़ैंग भी ईमा पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। तभी वहाँ एंट्री होती है नए प्रेसिडेंट मिस्टर फान की, जिसे देखकर ईमा भी शॉक थी और लिंजी के तो होश ही उड़ गए। फान कहता है कि ये रिपोर्ट मैंने खुद अपने हाथों से ईमा के साथ रेडी करवाई थी, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा तुमने इसमें जो चेंजेस की। साथ ही उसने लिंजी को फायर कर दिया और मिस्टर ज़ैंग जो कि उसके अंकल थे उसे भी साथ ले जाने के लिए कहा, ये कहकर के मैं आपके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता। आफ्टर दैट वो ईमा के पास बैठकर उसे स्माइल देते हुए कहता है कि पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम एक नए कैरेक्टर काविन को देखते हैं जो ईमा को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो यहाँ की मेड हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट की फैमिली फ्रेंड की बेटी हूँ, मेरे डैड फान के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। इसके बाद उसने ईमा को कॉफी लाने के लिए भेजा और जब उसने कॉफी ला कर दी तो ये उसके हाथ के ऊपर भी गिरा देती है कि इतनी गर्म कॉफी तुम मुझे जलाना चाहती थी क्या। ईमा अपना ब्रेसलेट उतार कर उसे साफ करने लगी। कावियन बोली कि आखिर ऐसा भी क्या है उस टूटे फूटे ब्रेसलेट में। वो बोली कि ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर कावियन ने उसे अपने जूते उतारने के लिए कहा, जिस पर ईमा भी उसे फॉलो करने लगी। अब इससे पहले कि वो उसके जूतों को हाथ लगाती, यहाँ पर फान आ जाता है जिसने ईमा को अपनी तरफ खींच लिया। कहने लगा कि क्या तुम मेरे स्टाफ मेंबर्स को इस तरह से डील करोगी, अभी के अभी निकलो यहाँ से और अपने डैड से भी कह देना कि मैं उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। कावियन की नजर उस ब्रेसलेट पर पड़ी, जिसके बाद वो चली जाती है और इधर फान को तो अपनी जैकेट की फिक्र होने लगी कि ये गीली कैसे हो गई। ईमा बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये अच्छे ब्रांड का है, बस इसे एक बार झटको और सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा। वो ये सारी बातें अभी बता ही रही थी कि फान ने उसे अपने दिल की बात बता दी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिस पर ईमा ने जवाब दिया कि मुझे माफ कर देना, मैं पहले से ही किसी और को लाइक करती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। इस बात ने फान को थोड़ा हर्ट तो जरूर कर दिया। अगले ही सीन में जब ईमा उसके पास आती है उसे ये बताने के लिए कि जाने के लिए आपकी गाड़ी रेडी है, तो फान बोला कि ठीक है, और हाँ आज के बाद तुम्हें मेरी सेक्रेटरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम वापस से अपनी पोस्ट पर जा सकती हो। उधर ईमा ने अपने ब्रेसलेट को देखा। वो कहती है कि मेरा ब्रेसलेट वहाँ पर क्या कर रहा है, जो असल में कावियन ने ही उठा लिया था। वो कहती है कि तुम्हारी तो यहाँ पर बोलने की भी औकात नहीं, तो भला ये ब्रेसलेट तुम्हारा कैसे हुआ। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि ये ब्रेसलेट ईमा को उसके फादर ने दिया था, जिसमें छोटे छोटे से डायमंड्स लगे हुए थे। वो कहते हैं कि इसे मेरी आखिरी निशानी समझ कर रख लो और हमेशा याद रखना कि तुम्हारा डैड तुमसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए ही तो ये ब्रेसलेट ईमा के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रेजेंट में कावियन उसे टोंट मारती है कि इस पर तो कोई थोड़े से पैसे भी नहीं देना चाहेगा, अब देखा तुमने कि ये कितना यूजलेस है। दूसरी तरफ फान ने इसके लिए 2 मिलियन ऑफर किए, जो कि काफी ज्यादा थे, और इसके बाद किसी ने भी बोली नहीं लगाई। ईमा के साथ साथ बाकी सब लोग भी हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वो ब्रेसलेट इतने पैसों का तो कभी भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में जब ईमा ने उसे पूछा कि तुमने इतनी बड़ी रकम से इसे क्यों खरीदा, तो फान बोला कि तुम प्रीशियस हो तो यकीनन ये ब्रेसलेट भी प्रीशियस होगा, और जब तुम्हें पता है कि ये ब्रेसलेट प्रीशियस है तो फिर इसे अपने पास संभाल कर रखो ना। यहाँ ईमा ने उसके हाथ पर बर्थ मार्क देखा, जिससे उसकी पास्ट की कुछ मेमोरी जुड़ी थी। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि आज से 10 साल पहले ईमा को कुछ गुंडों ने घेर लिया था, जो उससे उसका ब्रेसलेट भी ले लेते हैं। ईमा बोली कि मैंने आपको अपने सारे पैसे भी दे दिए, प्लीज ये ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हीरो की तरह एक लड़के ने आकर उन्हें मारने पीटने के बाद उनके हाथ से वो ब्रेसलेट भी ले लिया और वहाँ से भगा देता है। फिर ईमा को ब्रेसलेट देते हुए बोला कि अगर ये प्रीशियस है तो इसे संभाल कर रखो। ईमा ने उसके हाथ पर बर्थ मार्क देख लिया था, यही वो लड़का था जिसे ईमा लाइक करती थी, मगर इसने उसे कभी भी देखा नहीं। अब जब वो लड़का फान ही था तो ईमा कहने लगी कि जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था तब भी मैंने तुम्हें ही लाइक किया और आज भी मैं तुम्हें ही लाइक करती हूँ। यहाँ फान को तो जैसे उसकी खुशी किसी ने प्लेट में रख कर दे दी हो, बिकॉज उसे तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में फान ईमा के घर
घर उसके लिए खाना लेकर आया था, पर वो इसे चुप रहने के लिए कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फान ने वहाँ पर बॉयज के जूते देखे, वो उससे पूछने लगा कि आखिर ये कौन है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। कुछ देर के लिए इमा भी खामोश हो जाती है, मगर फिर कहने लगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे माफ कर दो कि मैंने उसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया। फान को इस बात का शक तो कुछ बार पहले ही हो चुका था, जब इमा उसके सामने अपनी कॉल्स भी रिसीव नहीं करती और फिर शॉपिंग मॉल में भी वो किसी लड़के को शॉपिंग करवा रही थी, जहाँ फान ने उन दोनों को देख लिया था। प्रेजेंट में इमा उसे कहती है कि अब जब तुम जान ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें भी लाइक करती हूँ और वो भी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं दोनों को एक साथ लाइक करती हूँ। ये बात तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तुम तो क्या, कोई भी और लड़का इस बात को पसंद नहीं करेगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अब जब हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो चुका तो तुम यहाँ से जा सकते हो, दोबारा कभी भी मत आना। बेचारा फान तो स्पीचलेस ही हो गया था कि देखते देखते ये क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हम उसे काफी ज्यादा सैड देखते हैं। असिस्टेंट से पूछने लगा कि क्या ईमा आज भी ऑफिस नहीं आई, जिस पर वो बोला कि आप अभी तक भी उस जालिम औरत के बारे में सोच रहे हैं जिसने पलटकर एक बार भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो। फान ने जब दूसरी तरफ देखा तो वो लड़का ईमा को परेशान कर रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, जबकि ईमा उसे अपने पर्स से दूर रहने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें सारे पैसे तो दे चुकी हूँ, क्या अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। यहाँ फान ने आकर उस लड़के को जोर से हिट कर दिया। ईमा उसे देखकर साइड पर ले जाते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फान बोला कि क्या यही वो लालची इंसान है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। ईमा बोली कि हाँ, यही वो इंसान है, पर वो जैसा भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब ये जवाब सुनने के बाद फान गुस्से में उस लड़के को अपना बैंक कार्ड देते हुए कहता है कि जितने पैसे चाहिए ले लो, पर इसके बाद कभी भी ईमा को परेशान मत करना। इससे पहले कि वो लड़का कार्ड उठाता, ईमा उठाते हुए बोली कि अगर तुम इसे पैसे दे दोगे तो फिर उस एक्टिंग का क्या फायदा जो मुझे करनी पड़ी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ईमा इस लड़के को जैकेट पहनाते हुए कह रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड का साइज भी बिल्कुल तुम्हारा साइज है, ये उसे पूरा आएगा। दूसरी तरफ से उसकी स्टेप मॉम आते हुए बोली कि ये जैकेट तुम्हारे भाई पर बहुत प्यारी लग रही है, तुम ये इसे ही दिला दो। जबकि ईमा तो पहले ही अपने स्टेप ब्रदर को बहुत कुछ दिला चुकी थी, पर स्टेप मॉम उससे लड़ने लगी कि अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और देखो तो सही तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कितना ज्यादा सोचने लगी हो। नेक्स्ट सीन में जब ईमा घर आती है तो स्टेप मॉम पहले से ही तैयार खड़ी थी उसे लड़ने के लिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है और तुमने हमें बताया भी नहीं, चलो अब उसे कॉल करके बताओ कि वो तुम्हारे भाई को एक घर ले दे, अब इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकता है। ईमा भी इनके साथ गुस्सा हो जाती है कि भला वो इसे घर क्यों लेकर देगा, तुम दोनों का पेट तो कभी भी नहीं भरने वाला, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। इसीलिए उसने फान को भी बॉयफ्रेंड का बताकर झूठ बोला ताकि वो उससे ब्रेकअप कर सके और मॉम उसके पैसों का फायदा ना उठा पाए। प्रेजेंट में ईमा उसे उसका कार्ड वापस करती है, मगर फान वो लिए बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जब ईमा घर आई तो उसका सारा सामान दरवाजे के पास पैक पड़ा हुआ था। स्टेप मॉम बोली कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहकर अपने भाई को घर नहीं दिलवाना चाहती तो फिर आज से ये वाला घर तुम्हारे भाई का हुआ। ईमा ने बताया भी कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मगर स्टेप मॉम बोली कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, क्या तुम चाहती हो कि वो सबके सामने एम्बैरस हो जाए। इसके बाद वो ईमा को घर से बाहर निकाल देती है, जबकि फान वहाँ पहले ही आ पहुँचा था। वो स्टेप मॉम से कहता है कि आप ईमा जैसी बेटी को डिजर्व ही नहीं करती, वो एक बहन है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने भाई पर सब कुछ लुटा देगी। अगर वो सबके बारे में सोचती है, सबकी परवाह करती है, तो क्या उसका ख्याल ना रखा जाए। स्टेप मॉम बोली कि तुम कौन होते हो मुझे ये सारी बातें कहने वाले, तुम एक आउटसाइडर हो। जिस पर फान बोला कि मैं ईमा से प्यार करता हूँ, इसलिए आउटसाइडर मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो जो सिर्फ उसका फायदा उठा रहे थे। तुम लोग इस घर में जरूर रहो, मगर टाइमली इसका रेंट ईमा तक पहुँचा दिया करना, कुछ ही देर में मेरा लॉयर आपसे कांटेक्ट करेगा। फिर वो ईमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ तो ईमा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। नेक्स्ट सीन में फान उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी और मुझे माफ कर देना कि उस वक्त मैं कुछ बगैर बताए वहाँ से चला गया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर खरीदना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ में और अपनी फैमिली में किसी एक को चूज नहीं करना चाहती, पर तुम अलग से अपने घर में तो रह सकती हो ना। ईमा उसकी बातें सुनकर फौरन से उसे हक कर देती है, जिसके बाद दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए थे। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ईमा फान
फान के पास आकर उसकी पॉकेट में हाथ डालना चाह रही थी, मगर वो पीछे हो जाता है, ये कहकर कि तुम्हारी अपनी पॉकेट नहीं है क्या। ऊपर से ईमा ने उसकी जैकेट पर लिपस्टिक का निशान भी देख लिया, जिससे वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। पास्ट की कुछ मेमोरीज को सोचने लगी, जहाँ फान ने उसका हाथ पकड़कर खुद ही अपनी पॉकेट में डाल दिया था, ये कहकर कि इस तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे। वो दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब फान ईमा को अपने पेरेंट्स से मिलाने वाला था, तो ईमा काफी ज्यादा नर्वस होती है कि मैं कल क्या पहनूं और मुझे उनके लिए क्या लेना चाहिए। इसके लिए वो फान से भी हेल्प लेना चाह रही थी, पर वो बोला कि मैं बहुत थक चुका हूँ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। आफ्टर दैट ईमा के घर उसकी एक दोस्त आई थी, जिसने वहाँ पड़ी एक डायरी देखी। उसे ओपन करके देखा तो फान ने कुछ बातें लिख रखी थी कि आज मैंने ईमा की अच्छी पिक्चर्स नहीं ली, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गई। मैंने उसे चाय का पहला सिप भी नहीं दिया तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। ईमा बोली कि जब उसने ये सारी बातें नोटिस की तो फिर आखिर वो ऐसा करता ही क्यों है। उसकी दोस्त बताने लगी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही था, धीरे धीरे करके उसका मुझ में से इंटरेस्ट खत्म होता गया और एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया। इस बात से ईमा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इधर प्रेजेंट में वो कुछ कहे बगैर जाने ही वाली थी कि फान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहती है कि क्या तुम्हें ये लिपस्टिक का निशान नजर नहीं आ रहा, अब सुनने को बचा ही क्या है। फान ने बताया कि बुद्धू, ये लिपस्टिक तुम्हारी ही तो है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जब फान ईमा को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लाने वाला था, तब वो गाड़ी में सो जाती है और इस तरह उसकी लिपस्टिक का निशान भी उसकी जैकेट पर लग गया। फान असिस्टेंट को वापस जाने के लिए कहता है ताकि ईमा घर में रेस्ट कर सके, और वो अकेला ही अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आ गया था। ईमा के लिए हुए गिफ्ट्स भी उन तक पहुंचा देता है, बताया कि वो कल आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन में फान की डायरी में असिस्टेंट ने भी वो सब कुछ लिखा हुआ देख लिया था, तो वो कहने लगा कि मिस ईमा आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं करने लगी, जिस पर फान उसके हाथ से डायरी लेते हुए बोला कि खबरदार, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। अब मैंने उसकी अगली पिक्चर्स ली थी तो उसका गुस्सा करना तो बनता ही था, इसमें मेरी ही गलती है। तुम मेरे लिए फोटोग्राफी की क्लास बुक करा दो, बिकॉज मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। प्रेजेंट में ईमा उसे कहती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों हटाया, पहले तो तुमने इस तरह कभी भी नहीं किया। फान स्माइल करते हुए बोला क्योंकि मेरी पॉकेट में तुम्हारे लिए सरप्राइज था, जिसके बाद वो रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम अपनी आगे की लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहोगी। ईमा भी उसे हाँ कर देती है। फान ने उसे रिंग पहनाई और फिर उसे हक कर देता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।